नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 28 मई दोस्तों, और आज जो है एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक जो हैं जिनके बारे में आज बातचीत की जाएगी। पहला टॉपिक होगा रेमल साइक्लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि इस समय बंगाल में आ चुका है। ठीक है, अफेक्ट कर चुका है बंगाल को, खास करके साउथ बंगाल को। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये जो दूसरा आर्टिकल है इसको मैंने ऐड नहीं किया, गलती से ये जो है इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, और तीसरा जो है वो चाबहार बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हाल ही में जो चाबहार बंदरगाह है उससे संबंधित जो भारत का रिलेशन है ईरान के साथ, उसके संबंध में बातचीत करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, खास करके इलेक्ट्रिकल जो सामान है उसमें। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर भारत की। और एक यूकेलिप्टस को लेकर के एक कंट्रोवर्सी है केरला में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस पूरे आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानतम नेताओं में से एक, या आप बोलें कि महानतम नेता वीर सावरकर जी के कहे गए कुछ शब्दों पर गौर करते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी भारत का स्वाधीनता संघर्ष 1857 का। तो इन्होंने कहा है कि हम संघर्ष की तपती धारा से या तपती धारा से बचने के लिए शीतल युक्त मार्ग चुनते हैं, यही हमें पतन के मार्ग तक पहुंचाती है। मतलब हमेशा हम ये सोचते हैं कि कोई भी काम हमको कितने आसानी से, कोई भी रास्ता हमको कितने आसानी से मिल जाए, या हमेशा हम ये ट्राई करते हैं कि अगर हमको किसी टारगेट को अचीव करना है तो हम हमेशा कोई बहुत ही
ये यहाँ तक आपने देख लिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टॉर्नेडो बोलते हैं जो वहाँ साइक्लोन्स आते हैं उनको, ठीक है। अब थोड़ा साइक्लोन रेमेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी सूची में ये जो रेमल चक्रवात है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका नाम दिया गया ओमान के द्वारा, ठीक है। ओमान देश ने इसका नाम रेमल रखा है और यह 2024 में प्री मानसून सीजन में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवात होगा, ठीक है। अरबी में रेमल शब्द का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रेत, सैंड। क्या उसका मतलब होता है? सैंड, ठीक है। और आईएमडी ने 26 मई से 31 मई 2024 तक राज्य के कई हिस्सों में तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की भविष्यवाणी की है। खास करके मौसम की इन स्थितियों में आप देखेंगे कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा समेत बहुत सारे ऐसे पश्चिम बंगाल के जिले हैं जहां पर इसका असर पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब थोड़ा सा चाबहार बंदरगाह के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो भारत और ईरान के बीच जो हाल ही में एक 10 वर्षों का संपन्न किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, जो अगले 10 वर्षों तक भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संबंध में संचालन को आगे बढ़ाता था, जिसको आप बोलेंगे कि ये जो चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पर जो एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, इसमें इन्वेस्टमेंट और इसके संचालन के लिए जो भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ, इसमें यह भारत को संचालन करने का अधिकार देता है। इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, बहुत ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहा भारत के संबंध में। हालांकि जो ईरान और भारत का आर्थिक संबंध है उसको मजबूत करने में इस चाबहार बंदरगाह का जो एक एक प्रकार से योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के बीच जो मजबूत संबंध है उसको बनाने में चाबहार पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और यह समझौता जो है वो पश्चिम एशिया में एक अनिश्चित समय में हुआ, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि इसराइल ईरान के बीच जो गंभीर तनाव बना हुआ है, ठीक है, उनके बीच में टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी समय गाजा का युद्ध भी चल रहा है, इसराइल भी बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन में है। तो इसका थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही भारत के और ईरान के रिलेशन में। खास करके अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इससे तेहरान में जो घरेलू राजनीति है उसमें बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई। इस वजह से भी भारत और ईरान के बीच जो संबंध है उसमें थोड़ी भी बहुत जो है समस्या आ सकती है, ठीक है। तो इसको आगे समझते हैं हम। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि जो चाबहार परियोजना है, चाबहार बंदरगाह की जो परियोजना है, वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारण से ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। और एक बात और समझिएगा, चाबहार जो है भारत के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर अगर भारत की पहुंच हो जाती है, अगर इंडिया चाबहार पोर्ट तक पहुंचता है तो उसके बाद भारत मध्य एशिया में बड़े आराम से एंट्री कर सकता है। मध्य एशिया में एंट्री के लिए भारत के जो रास्ते हैं बड़े आसानी से खुल जाएंगे, और वहीं से अगर आप रसिया की तरफ अग्रसर हो जाए तो ये और बेहतर है। तो मतलब भारत और मध्य एशिया के बीच जो संबंध है वो सीधे सीधे तौर पर सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। और भारत के बीच जो समुद्री रास्ते से जो भारत का संबंध होगा उसमें भी बहुत बड़ा एक विस्तार आएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो चाबहार परियोजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और समझिएगा कि जो पश्चिम एशिया का दृष्टिकोण है ये भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है उसका भी यह आधार एक प्रकार से है। इसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC इसको बोलते हैं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है उसके लिए भी एक आधार प्रदान करता है। और जो पाकिस्तान को साइड लाइन करते हुए, पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया और रूस से निर्बाध रूप से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उस दिशा में एक बहुत ही अभूतपूर्व काम कर रहा है। इसके अलावा चाबहार जो है वो अफगानिस्तान की नई वास्तविकताओं से भी चतुराई से जुड़ा हुआ है। खास करके काबुल में जो तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार है उसकी अंतरिम सरकार ने भी इस बंदरगाह के पीछे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, अपना पूरा जोर लगा दिया है
जिसके परिणाम स्वरूप उसने $35 मिलियन की निवेश की पेशकश की है, क्योंकि यह विकल्प के रूप में यह सुरक्षित करना चाहती है, क्योंकि चाबहार पोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण पोर्ट है, और जो भी इससे जुड़ेगा उसको आर्थिक रूप से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और जो चाइना के द्वारा सपोर्ट किया गया एक ग्वादर बंदरगाह है, उस उसके एक विकल्प के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो भारत जो है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जो है निर्भर नहीं रहना चाहती, ये भी आप समझिएगा। और नवंबर 2023 में तालिबान के महत्वपूर्ण नेता मुल्ला बरादर ने चाबहार का भी दौरा किया, जिसकी पृष्ठभूमि वही वहां पर जो एक शाहिद बेहस्ती इंटर टर्मिनल है उसके संबंध में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। तो इस बात के संबंध में भी ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ, ठीक है। और एक बात और समझिएगा कि जो भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय जो समझौते हैं, जो द्विपक्षीय उनके बीच में जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उसमें चाबहार ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अगर भारत और ईरान के बीच के संबंधों की बात की जाए तो उसमें अगर आप सपोज करें अगर चाबहार बंदरगाह उसका हिस्सा ना होता तो शायद भारत और ईरान के बीच जो रिलेशन है वो काफी ड्राई या काफी कमजोर दिखाई पड़ते, ठीक है। ये सारे कारण बहुत तरीके से जो है प्रभावित करते हैं, और दोनों देशों के जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और भू राजनीतिक हित हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और एक बात और समझिए, चाबहार के अलावा जो और सारी परियोजना और आर्थिक सहयोग है उनके विस्तार करने के बजाय बहुत सारे पुराने, जैसे कि गैस एरिया, एक गैस सेक्टर है, गैस क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं फरजाद बी, ठीक है। एक फरजाद बी नामक गैस क्षेत्र है, उसका जो डेवलपमेंट है उसको उसका डेवलपमेंट किसने किया था? उसका डेवलपमेंट भारत के ओएनजीसी विदेश द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको अब क्या कर दिया गया? इसको अब बंद कर दिया गया, ठीक है। और एक पुराना द्विपक्षीय मंच जिसको हम बोलते थे ईरानो हिंद शिपिंग कंपनी, ठीक है, ईरानो हिंद शिपिंग कंपनी पर भी प्रतिबंध लग गया था, और उसकी वजह से 2013 में इसको भी भंग कर दिया गया था। इस वजह से चाबहार जो परियोजना है वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और एक विरासती परियोजना है जिसकी नींव जो है, जिसका फाउंडेशन 2003 में रखा गया था। और यह वह युग था जब भारत विदेशों में अपना आर्थिक संपत्ति विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ते खोल रहा था, और जिसमें एक तो चाबहार आप बोल सकते हैं, एक तो चाबहार बंदरगाह था, दूसरा एक सखालीन एक था जो कि रूस का एक हिस्सा है, ठीक है। वो भी काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था भारत के संबंध में, ठीक है। ये पूरा मामला आपका हुआ। आगे समझिएगा, ये आप पूरा एक मैप दे सकते हैं, ये आपका हिस्सा जो है इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया है, आप देखिए। और इसमें जो एक कांडला पोर्ट है और एक मुंबई पोर्ट है, जिसका आप सीधे देखिए कि ये जो रूट जा रहा है, ये रूट कहाँ आ रहा है? ये रूट आ रहा है चाबहार, ठीक है, ये चाबहार आ रहा है। तो भारत का समुद्री रास्ता जो है या समुद्री मार्ग, उसके रास्ते से भारत जो है मध्य एशिया में, यहाँ एक बार ईरान में उसकी एंट्री हुई, तो उसके बाद जो है इधर रसिया के क्षेत्र में भी वो कनेक्शन अपना बना सकता है। तो एक मध्य एशिया में जो है भारत की पहुंच चाबहार बंदरगाह एक प्रकार से सुनिश्चित करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मध्य एशिया में भारत की जो स्थिति है उसको कौन सुनिश्चित करता है? उसको एक प्रकार से चाबहार बंदरगाह जो है वो सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए भारत के लिए चाबहार बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है, ठीक है। आगे समझिएगा, अब अगर इंडिया और ईरान के रिलेशन की बात की जाए, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी। अब थोड़ा सा अगर मैप के आधार पर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया का पूरा मैप आपको दिख रहा होगा, और ये जो इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, भारत का जो मैप है उसका जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे ये कौन सा एरिया है, ठीक है, ये आपको नेपाल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, इसके जस्ट बगल में ही आप देखेंगे यूके, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो भारत के मैप पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये पूरा इलाका जो है वो चाइना का है, और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर पाकिस्तान आ गया, फिर पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता हुआ कौन है? अफगानिस्तान है। और यही जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई का पोर्ट है, और ये कांदला का पोर्ट, और ये कहाँ जाएगा? ये सीधे चला जाएगा चाबहार बंदरगाह पर, ठीक है। तो मैप भी आप काफी मजबूत कर लीजिए अपना, वो काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा आपकी पढ़ाई में, ठीक है। बिना मैपिंग के आप जो है यूपीएससी का एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएंगे। मैपिंग आपके लिए एक प्रकार से बाइबल के समान समझिए, खास करके जियोग्राफी में अगर अपना डेवलपमेंट आपको करना होगा
तो ये पूरा भारत का इलाका है। भारत और ईरान के बीच जो संबंध है वो समुद्री रास्ते से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा चाबहार पोर्ट के बारे में भी समझ लीजिए। चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है। ठीक है, इस क्षेत्र के लिए इसका व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव भी है। और ईरान के जो दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है चाबहार बंदरगाह, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मतलब जो रीजनल कनेक्शन है उसको बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। और इससे भारत और ईरान के बीच जो आर्थिक संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। व्यापारिक मार्गों में जो विविधता लाने के उद्देश्य से भी ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। और भारतीय निवेश के अगर माध्यम से अगर मतलब भारत वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से अगर यह रणनीतिक बंदरगाह भारत के पक्ष में विकसित हो रहा है तो भारत की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है, जो भू राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। और अपने विशेष रूप से अपने पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा जो चुनौतियां उत्पन्न हैं उनको निपटने में ये काफी योगदान कर सकता है। ठीक है, ये पूरा मामला चाबहार पोर्ट और ईरान के भारत और ईरान के पोर्ट के संबंध में। ठीक है, ये आपका पूरा मामला है। अब एक चीज और समझिएगा, अगर इस बंदरगाह को विकसित करने में सहयोगात्मक प्रयास और आपसी समझ और सहयोग की बात की जाए तो इसके लिए साझा प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और कंक्लूजन के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत की क्षेत्रीय भागीदारी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है, जो कि व्यापार का विविधीकरण मतलब कई प्रकार के व्यापार विविधीकरण हो गया, उसका रणनीतिक प्रभाव और आर्थिक विकास के मामले में भारत को एक अद्वितीय लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, अद्वितीय लाभ प्रदान कर सकता है, ये बात आप समझिएगा, इस पर गौर करिएगा। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण चीज होगी। और दूसरी चीज समझिए, भारत और जो मध्य एशिया के बीच जो रिलेशन है, खास करके इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच जो रिलेशन है उसको भी मजबूत बनाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये पूरा मामला रहा चाबहार का। ठीक है, अब भारत और चाइना के संबंधों की बातचीत होगी। ठीक है, भारत और चाइना के बीच जो संबंध है उनकी बातचीत होगी, उसमें उनके संबंध में ये बोला गया है कि भारत जो चाइना से जिस जो भी भारत चाइना से जो है इंपोर्ट करता है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गुड में बहुत ज्यादा निर्भर करता है चाइना से इंपोर्ट करते हुए। ठीक है, अब जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, ठीक है, तो जो भारत का इम्पोर्ट चार्ट वन में आप देखिएगा, इस चार्ट वन में ये दिखाया गया है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है खास करके अमेरिका और चाइना से, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, अमेरिका और चीन से जो भारत इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कितना अंतर है आप देखिएगा। देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 5 है, फाइनेंशियल ईयर 12वां है, ये वित्तीय वर्ष 18 है और ये वित्तीय वर्ष 24वां है। ठीक है, इसमें अगर आप अंतर देखेंगे तो भारत इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। देखिएगा ग्राफ जो है, ग्राफ को समझिए, ये 0 लिखा हुआ है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है और ये 100 है। मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये थोड़ा पिक्चर जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ये जो इंपोर्ट है, अब देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच का जो इंपोर्ट है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच का जो इंपोर्ट है उसमें देखिएगा कि ग्राफ कहाँ तक पहुंच रहा है। आप देखिएगा ये ग्राफ जो है ये तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो है इंपोर्ट इसमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का इंपोर्ट है। अब वहीं पर अगर एक्सपोर्ट की बात करें, भारत जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें आप देखिए उसका लेंथ क्या है। अगर ये फाइनेंशियल 24 में देखा जाए, अगर हम 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो अगर हम 22 से देखें तो गिरावट आई है। भारत जो है एक्सपोर्ट में चाइना के मुकाबले काफी कम हुआ है। और अगर डिफरेंस भी आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको लगभग 80 बिलियन डॉलर का डिफरेंस दिखेगा। इसका मतलब भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा गैप है उसमें। अब यूनाइटेड स्टेट्स से अगर भारत की तुलना आप करेंगे तो हम जो यूनाइटेड स्टेट है उससे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 24 में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका से तकरीबन हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80 बिलियन डॉलर का उसको हम सामान बेच रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे खरीद रहे हैं हम कितना, उससे खरीद रहे हैं लगभग 40 बिलियन डॉलर।
तो इसका मतलब हमको फायदा हो रहा है यूनाइटेड स्टेट से, मतलब चाइना से हमारी ट्रेड डिफिसिट है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका से हमारी जो ट्रेड डिफिसिट है वो नहीं है, ट्रेड डिफिसिट हम उससे फायदे में है। ठीक है, ये पूरा मामला है। और एक चार्ट नंबर 2 देखिएगा, जो दूसरा चार्ट है उसमें बता रहा है द चार्ट शोड द ट्रेड डिफिसिट और सरप्लस इंपोर्टेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया सिंस फाइनेंशियल ईयर 15, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 15 है, 15वां वित्तीय वर्ष है, उससे अब तक भारत जो है वो कितने ट्रेड डिफिसिट में रहा है और कितने फायदे में रहा है। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है जो चार्ट नंबर 3 है, उसको देखिएगा। चार्ट नंबर 3 जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत चाइना से बहुत सारे सामानों पर निर्भर करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो मोबाइल या टेलीफोन की बात हो रही है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें मोबाइल और टेलीफोन की बात हो रही है। तो टेलीफोन और मोबाइल की अगर बात करेंगे तो भारत जो है तकरीबन 75.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। ठीक है, 75.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और यूनिट को हम 37.4 बिलियन डॉलर जो है उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं वो हम 28.1 बिलियन डॉलर इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट है वो 26.9 बिलियन डॉलर जो है हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वेरियस नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनको भी हम चाइना से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। वो कितना है, वो है 13.6 बिलियन डॉलर। ये बात आप समझिए। तो इससे स्थिति पता चल रही है कि भारत किस तरीके से चाइना के ऊपर कितनी निर्भरता है भारत की। और अगर आप ट्रेड डिफिसिट की बात करेंगे तो देखिएगा, चाइना की बात करें तो चाइना से जो ट्रेड डिफिसिट है वो तकरीबन 85.1 बिलियन डॉलर के बराबर की ट्रेड डिफिसिट में दिखाई दे रही है। आश्चर्यजनक बात है ये कि भारत कितना ट्रेड डिफिसिट में है। और यहाँ पर कितना था 2015 में जो भारत का ट्रेड डिफिसिट था वो था 48.5 बिलियन डॉलर। मतलब अब अभी जो है चाइना के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है हमारा वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगभग जितना था उसका दोगुना मान लीजिए, तकरीबन दोगुने के बराबर हम ट्रेड डिफिसिट में। ये पूरा मामला है आपका। ठीक है, तो ये तो था चाइना के ऊपर जो भारत की निर्भरता है उसके बारे में। अब यूकेलिप्टस प्लांट के संबंध में जो भारत केरला में एक नियम लगाया गया है यूकेलिप्टस प्लांट के रिलेशन में, उससे संबंधित एक मामला है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें केरल सरकार ने एक आदेश जारी किया हुआ है। इसमें केरल सरकार का एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं केरल वन विकास निगम, जिसको हम बोलते हैं KFDC। इसको 2024-25 में अपनी वित्तीय जीविका के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की अनुमति दे दी गई है। केरल सरकार ने क्या किया है, यूकेलिप्टस को लगाने की अनुमति दे दी है। अब आपको पता ही है कि यूकेलिप्टस जो है वो पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक पेड़ माना जाता है। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि जो पर्यावरणविद हैं, जो इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस फैसले का जो क्या कर दिया है, बहुत भयंकर विरोध कहा। और उन्होंने कहा कि इस कदम से होगा क्या, जो जंगल है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में मानव पशु संघर्ष बढ़ जाएगा। दिक्कत क्या होती है आप समझिएगा, जब हम यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते हैं तो वो इतना खतरनाक पौधा होता है, इतना खतरनाक पेड़ होता है कि अन्य जो पेड़ होते हैं उनके ग्रोथ को ये निगेटिव रूप से प्रभावित करता है, उनके ग्रोथ को प्रभावित करता है और वो खत्म होने लगते हैं। और जब आप यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते हैं तो और अन्य जो जंगल है वो धीरे धीरे कम होते हैं, और जब वो धीरे धीरे कम होंगे तो उसमें रहने वाले जो पशु हैं वो शहर की तरफ या मानव बस्तियों की तरफ बढ़ेंगे, तो मानव और पशु के बीच जो संघर्ष है वो जाहिर तौर पर बढ़ जाएगा। तो वही बात जो है इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट ने बोला कि अगर यूकेलिप्टस लगाया गया तो मानव और पशु संघर्ष जो है उसके बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, 2021 में क्या हुआ, राज्य सरकार ने एक पर्यावरण पुनर्स्थापना नीति जो है उसको प्रकाशित किया। और इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, आक्रामक प्रजाति जो होते हैं जिनको हम एक्सोटिक स्पीसीज बोलते हैं। अब एक्सोटिक स्पीसीज क्या होते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज वो होते हैं, आक्रामक प्रजाति वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर जंगल या पर्टिकुलर फॉरेस्ट के निवासी नहीं होते, वो कहीं बाहर के पौधे होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और प्राकृतिक वनों की कमी को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम अपने अगर प्राकृतिक वनों की कमी को हमको कम नहीं करना है, उसको प्राकृतिक वन और बढ़ाने हैं, तो हमको एक्सोटिक स्पीसीज को लगाना नहीं चाहिए और उसको हटाना चाहिए।
तो KFDC के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। KFDC जो है, केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उसकी जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1975 को हुई थी, ठीक है, और एक गतिशील उत्पादन वानिकी उद्यम के हिस्से के रूप में की गई थी। और KFDC वेबसाइट के अनुसार निगम के पास लगभग 7000 हेक्टेयर वृक्षारोपण है। मतलब कितना वृक्षारोपण किया हुआ है? 7000 हेक्टेयर पर। और वृक्षारोपण का कार्य मंडल में निम्नलिखित प्रजातियां शामिल है। मतलब कौन कौन से प्रजातियों का वृक्षारोपण है? उसमें यूकेलिप्टस ग्रैंडिस है, बबूल आरिकुलिफॉर्मिस है, बबूल मैंजियम है, बबूल क्रेसिकार्पा है, बबूल पाइकनांथा है, ठीक है, जिसे हम वेटल के नाम से भी जानते हैं। और इलनस नेपलेंसिस, कैसिरुना इक्विसेटिफोलिया और पिनस पाटुला, ये सारी प्रजातियां जो है, इन्हीं का जो है वृक्षारोपण करने की बात हो रही है, ठीक है। अब समझिए इशू क्या है। ये जो ऑर्डर दिया गया केरल सरकार ने, उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या ये है कि 2021 में अपने पर्यावरण पुनर्स्थापना नीति प्रकाशित करने के बाद उन्होंने ये जो बोला कि हम आक्रामक प्रजातियों का प्रसार जो हमारे पर्यावरण के लिए उपयोग नहीं है उनको रोकना चाहते हैं और उनके बजाय हम प्राकृतिक वनों की वृद्धि करना चाहते हैं, उसकी उस नीति को अपनाने के हिसाब से काम किया गया। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, यूकेलिप्टस को आप लगा सकते हैं। और जब यूकेलिप्टस लगाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि जो जंगली पशु हैं उनको भोजन की कमी हो सकती है, क्योंकि एग्जोटिक प्लांट है। अगर यूकेलिप्टस की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? ये यूकेलिप्टस प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है। तो भारत की भूमि पर जब लगेगा तो वहां पर जो जानवर हैं उनको नेचुरली भोजन नहीं मिल पाएगा, और इसी से क्या होगा, मानव कब्जे वाली भूमि पर जाने के लिए मजबूर हो सकती है, ठीक है। और इस प्रकार मानव वन्य जीव संघर्ष की व्यापकता बढ़ सकती है, ठीक है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। अब इको रेस्टोरेशन किसे बोलते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इको रेस्टोरेशन। ये आपके यूपीएससी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो इको रेस्टोरेशन वो होता है, इसका मतलब है जब हम किसी जैसे यूकेलिप्टस जैसा कोई पेड़ हुआ, बबूल हुआ, मवेशी हुआ, देवदार हुआ, इन के वृक्षारोपण को चरणबद्ध तरीके से हम जब समाप्त करते हैं, मतलब एग्जोटिक स्पीसीज जो आक्रामक प्रजातियां हैं या जो खतरनाक है पर्यावरण के लिए, ऐसी स्पीसीज को हम धीरे धीरे करके उनके वृक्षारोपण को कम करते हैं और उनके जगह पर हम क्या करते हैं, उनके स्थान पर हम प्राकृतिक वन को लगाने का निर्णय करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम इको रेस्टोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है कि ऐसे जो वृक्ष जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है या एग्जोटिक स्पीसीज है, उनको धीरे धीरे करके उनके वृक्षारोपण को कम करना और उनकी जगह पर प्राकृतिक वन को लगाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इको रेस्टोरेशन। इनमें से कई क्षेत्र वर्तमान में आक्रामक प्रजातियों से अभिभूत है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आक्रामक प्रजातियां निवास करती हैं, जो कि वहां के वन्य जीव के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो 2019 में इडुक्की में मरियूर सैंडल डिवीजन में वन विभाग ने यूएनडीपी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, और प्रतिपूरक वन रोपण विधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा समर्थित एक परियोजना शुरू की। यह प्राकृतिक घासों को पनपने देने के लिए लगभग 108 हेक्टेयर विदेशी प्रजातियों को हटा दिया गया, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 30 साल के अंतराल के बाद क्षेत्र में जलधाराएं बहाल हो गई, ठीक है। ये पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला आपका जो है इको रेस्टोरेशन से संबंधित है, ठीक है। अब यूकेलिप्टस का पेड़ जो है पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों है या क्या प्रभाव पड़ता है उसका, इसको भी समझ लीजिए। यह मिट्टी के पोषक तत्व और नमी के भंडार को खत्म कर देता है, क्योंकि सारा पानी खींच लेता है, सारी नमी खींच लेता है। और इसमें कुछ एलिलोपैथिक गुण होते हैं, मतलब इसमें से कुछ रसायन ऐसे निकलते हैं जो और पौधों के ग्रोथ को कम कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं अंडर ग्रोथ, ठीक है। इससे जो दुनिया के कई हिस्सों में देशी जंगलों की जगह ले ली और भोजन और आश्रय के स्रोत खत्म हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब यह किसी जंगल में लगाया जाएगा तो वहां के अन्य पेड़ धीरे धीरे खत्म होंगे और परिणाम स्वरूप वहां के जो पशु पक्षी हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, या तो वो मरने लगेंगे या तो फिर वो मानव बस्तियों की तरफ बढ़ेंगे, जिससे मानव पशु संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसमें एक है नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता है भारत का रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8 को मनाते हैं हम लोग। मार्च 15 को वर्ल्ड डिसेबल डे मनाते हैं। मार्च 21 को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है।
मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, नस्लीय भेदभाव को खत्म करना। अप्रैल 7 को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी को है जो लागू किया गया था, इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। अप्रैल 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। अप्रैल 11 नेशनल सेफ मदरहुड डे। अप्रैल 22 को हम क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। मई का जो सेकंड वाला संडे होता है, जो दूसरा रविवार होता है, उसको हम मनाते हैं मदर्स डे के रूप में। मई 8 को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और मई 31 को एंटी टोबैको डे मनाते हैं। जून 4 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। और जून 5 को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और जून 12 को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, ठीक है। इन इन सारे दिनों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो भी यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो उनको पहुंचाइए, उनको शेयर करिए, जिससे कि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।